देखो भाई, जो ये वीडियो है यह रीनल फंक्शन टेस्ट के बारे में। DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक भी है, DMLT फर्स्ट ईयर का भी है और D फार्मा का भी है, ठीक है ना। तो अब इसमें पार्ट 1 तो मैं पहले बना चुका हूँ, पार्ट 2 में यहाँ तक बना दी थी मैंने, फिर यूरिन डाइल्यूशन टेस्ट के यहाँ तक। अब इसमें 2 नंबर थे, अब 3 नंबर पर आ जाए रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो इज़ द वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम है ऑफ ब्लड प्लाज्मा का डिलीवर्ड, जो कि डिलीवर्ड होता है टू द किडनी को पर यूनिट टाइम, इकाई प्रति इकाई समय। मतलब कुछ एक ख़ास मात्रा है जो एक किसी ख़ास समय में किडनी को पहुंचती है, ठीक। रीनल प्लाज्मा फ्लो इज़ द वॉल्यूम, मतलब कहने वाले ये प्लाज्मा का कुछ वॉल्यूम है जो किडनी के पास जाता है, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम में, ऐसे समझ लो। अब ये पैरा अमीनो हिप्पुरेट क्लियरेंस, ठीक है ना, ये इसी के अंदर आवेगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो के अंदर। RPF रीनल प्लाज्मा फ्लो इज कैलकुलेटेड बाय द क्लियरेंस ऑफ PAH। ये किसके द्वारा क्लियरेंस होता है? पैरा अमीनो हिप्पुरेट क्लियरेंस के द्वारा क्लियर होता है रीनल प्लाज्मा फ्लो। PAH पैरा अमीनो हिप्पुरेट इज कम्प्लीटली रिमूव्ड, पूरी तरीके से हटा दिया जाता फ्रॉम द ब्लड से, दैट पास थ्रू, जो कि पास हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता थ्रू द किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। PAH undergoes para amino hippurate clearance, undergoes both glomerular filtration and tubular secretion। PAH जो है पैरा अमीनो हिप्पुरेट जो है, ये अंडरगोज का मतलब भी मैं कुछ तो जानता नहीं, अंडरगोज हो जाता किस के द्वारा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा और ट्यूबुलर सेक्रेशन के द्वारा, ठीक। अब आ गया है अगले नंबर, एंड देयरफॉर द रेट एट विच द किडनी कैन क्लियर करती है PAH को फ्रॉम द ब्लड रिफ्लेक्स से टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो। इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, एंड देयरफॉर द रेट एट विच, रेट का मतलब कोई दर है, एट विच जिस पर किडनी क्लियर कर सकती है PAH को, पैरा अमीनो हिप्पुरेट को, फ्रॉम किससे? ब्लड रिफ्लेक्स से, टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो के जो ब्लड रिफ्लेक्ट है उससे जो है क्लियर कर सकती है किडनी PAH को। अगले पॉइंट में है द कंसंट्रेशन ऑफ PAH मेजर्ड, मतलब ये हेडिंग टाइप की है, जैसे ये थी ना पैरा अमीनो हिप्पुरेट क्लियरेंस, उसमें ये पॉइंट है 4, वैसे ये द कंसंट्रेशन ऑफ PAH इज मेजर्ड, मतलब जो पैरा अमीनो हिप्पुरेट की कंसंट्रेशन जो गाढ़ापन है उसको क्या कर लेंगे? मेजर कर लेंगे। नंबर 1 पर आर्टेरियल ब्लड, ये आर्टेरियल ब्लड होगा, आर्टरी का ब्लड सैंपल, यह प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ PAH। आर्टेरियल ब्लड सैंपल प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ PAH, मतलब आर्टरी से जो ब्लड का सैंपल लिया गया है या प्लाज्मा निकाला गया है उसमें चेक करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ PAH, ठीक। यूरिन सैंपल कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये कह रहा है यूरिन सैंपल, अगर यूरिन से सैंपल लिया है PAH का तो कंसंट्रेशन किस में निकालेंगे? मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। इसके देखो एक फॉर्मूला भी, यूरिन फ्लो रेट V बराबर, नहीं आगे देख लो, V बराबर 1 मिलीलीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 1 मिलीलीटर यूरिन फ्लो रेट रहती है, ठीक। अब आ जाओ अगले उस पर पेज पे, आगे है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ये मैंने ये लिख रहा, देखो DK, यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से लिखा, मतलब ये किसी अलग जगह से
मैंने नोट्स बनाए, जो अभी तक पीछे बना रहा हूँ वो किसी और से लिए या कहीं और से लिए हमने। इसमें बोल रहा है द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये रेशियो है किसका? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का टू रीनल प्लाज्मा फ्लो। जो रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है उसमें इसको देखा जाता है, नापा जाता है तुम्हारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन देयरफॉर रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ द फ्लूइड रीचिंग द किडनी। मतलब जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है देयरफॉर रिप्रेजेंट, जो कि वहाँ रिप्रेजेंट करता है किसको? प्रोपोर्शन को। किसके को? द फ्लूइड रीचिंग, जो फ्लूइड पहुँच रहा है, द किडनी को, दैट पास, जो कि पास होता है, इनटू रीनल ट्यूबल्स, जो कि रीनल ट्यूबल्स में को पास होता है, ठीक है ना, DCT PCT में। इट इज नॉर्मली अबाउट 20%। ये लगभग कितना होता है? नॉर्मली 20% होता है, ठीक। अब आगे जाओ डिक्रीज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। यदि फिल्ट्रेशन रिएक्शन कम होता है तो क्या होगा? द अमाउंट ऑफ फ्लूइड बीइंग फिल्टर अक्रॉस द GF बैरियर। मतलब कि जो टोटल फ्लूइड है जो फिल्टर हो रहा है अक्रॉस किसके थ्रू? ग्लोमेरुलर फिल्टर्स के थ्रू। बैरियर मतलब GF बैरियर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर के थ्रू जो पास हो रहा है, पर यूनिट टाइम डिक्रीज एज वेल। भाई ये इंग्लिश थोड़ी समझ से बाहर, इसको जो समझ सको समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बैरियर लगे हैं, जो जाली टाइप की लगी है, वो उसको रोकती होगी, उसी को पार करके ये फ्लूइड जाता है, जिसकी वजह से जो यूनिट टाइम है, पर यूनिट टाइम है, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। कोई चीज़ बैरियर के रूप में काम करे तो कोई किसी भी चीज़ को रोकेगी, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। आगे है इंक्रीज FF। इंक्रीज FF का मतलब है इसमें डिक्रीज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है। अब अगर जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? प्रोटीन कंसंट्रेशन ऑफ द पेरीट्यूबुलर, प्रोटीन का जो गाढ़ापन है ऑफ द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का इंक्रीज, ये बढ़ जाएगा। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बराबर GFR/RFF गुना 100। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसको भाग कर दें किससे? रीनल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन से शायद, ठीक है ना, गुना 100। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या क्या है? ये भी मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट में ही, ठीक है ना। ये मैंने अलग से लिख दिए ताकि तुम समझ सको कि क्या क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिया सुसु में निकलता था, उसको डिटर्मिनेशन करेंगे पहले। यूरिया इज मेन एंड प्रोडक्ट। यूरिया क्या है? एक मुख्य आखिरी प्रोडक्ट है। और प्रोटीन कैटाबोलिज्म, प्रोटीन के कैटाबोलिज्म मतलब प्रोटीन जब लास्ट में टूट के क्या बनता है, उसका यूरिया बनता है उससे टूट के, ठीक है ना। इट इज फॉर्म्ड, ये मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, बनता है किसमें? लीवर में। यूरिया बनता है लीवर में। ट्रेवल्स फ्रॉम लीवर से ट्रेवल्स करता हुआ, यात्रा करता हुआ कहाँ पहुँचता है? किडनी में, ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। किडनी फिल्टर, किडनी इसको छान देगी। ये ब्लड अबाउट 45 से 50% को यूरिया को रीअब्जॉर्ब कर लेगी। 60% एक्सक्रीट थ्रू यूरिन और 60% को यूरिन के थ्रू वापस कर देगी। और यूरिया बनता कैसे ये भी देख लो। सबसे पहले उन्होंने प्रोटीन खाई, वो एमिनो एसिड में टूट गई। एमिनो एसिड टॉक्सिक लिख रहा है, मतलब हानिकारक हो सकते हैं, ऐसा होगा इसका मतलब, ठीक है ना। आगे यूरिया साइकिल चलेगी। एमिनो एसिड के बाद यूरिया साइकिल से यूरिया बन जाएगा जो कि लेस टॉक्सिक है, मतलब एमिनो ना अमोनिया बनेगी। एमिनो एसिड से अमोनिया बनेगी जो बहुत खतरनाक है। फिर ये अमोनिया यूरिया साइकिल में जाएगी, यूरिया साइकिल से यूरिया बन जाएगा जो कि कम खतरनाक है, ठीक है ना। अब आता हो अगले उसमें। अब ये है देखो 6, हाँ सही है। अब आ जाओ वेरियस मेथड आर यूज फॉर यूरिया एस्टिमेशन।
यूरिया को एस्टिमेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड है। नंबर 1 एंजाइमेटिक मेथड, नंबर 2 काइनेटिक मेथड। ठीक, अब नंबर 1 एंजाइमेटिक मेथड को देखते हैं। पहले इसमें सबसे पहले है नेसलर की मेथड। नेसलर की मेथड में क्या है, यूरिया है, मतलब सूसू लेंगे प्लस H2O है, इसको यूरेज एंजाइम के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, ये अमोनिया और CO2 बन जाएगा। ठीक है, अब इस अमोनिया को क्या करेंगे, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ब्राउन कंपाउंड बनेगा, फिर भूरे से रंग का एक मिश्रण बन जाएगा समझ। नंबर 2 से किससे कर सकते हैं एस्टिमेशन इसका, बर्थलोट रिएक्शन के द्वारा। इसमें यूरिया प्लस H2 जैसे इसमें सेम, इसमें भी यूरिएज एंजाइम है, क्या बनेगा 2NH3CO2, जैसे इसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल ली थी वैसी निकलेगी। फिर अमोनिया जब हमारे पी लिया होता है नहीं तब ये रिएक्शन होती है जिससे अमोनिया बनती है हमारे बॉडी में, जो हमारे दिमाग को जा सकती है, जिससे आदमी बेहोश हो सकता है। ठीक है, अब NH3 प्लस सैलिसिलेट ये आपस में रिएक्ट करेंगे किसके प्रेजेंट में, नाइट्रोक्लोराइड हाइपोक्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या बनाएंगे, इंडोफेनोल बनाएंगे जो कि ब्लू ग्रीन कलर की कंपाउंड है। ठीक है ना, अब आगे आ जाओ काइनेटिक मेथड में। ठीक, ये यूरिया एस्टिमेशन के मेथड चल रहे, एंजाइमेटिक मेथड में नेशनल की और बर्थलोट की। काइनेटिक मेथड में अब देखते हैं। नंबर 1 ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज मेथड, GLDH, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज मेथड। इसमें है यूरिया प्लस H2, यूरिएच के साथ वो बनेंगे सेम 2NH3CO2 बन जाएगा। अब 2NH3 हम यहाँ से उठा के यहाँ रख लेंगे इसको, NH3 प्लस 2 ऑक्सो ग्लूटारेट के साथ रिएक्ट करेगा। ये जो नहीं गलत लिख दिया मैंने, प्लस इसमें NHDH और जोड़ेंगे, फिर GLDH की उपस्थिति में, मतलब कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में क्या बनाएगा, ये NAD प्लस ग्लूटामेट। ठीक है, क्या बन जाएगा इसमें, NAD प्लस ग्लूटामेट। अब आगे लिख रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ यूरिया। अभी तक तो हम यूरिया का एस्टिमेशन ही पढ़ रहे थे, अभी दोबारा से कैसे हेडिंग आ गई, मेथड बर्थलोट। ठीक है ना, हो सकता है दूसरे तरीके से देखते हैं आगे क्या है इसमें, क्योंकि ये हेडिंग है यूरिया, और ये हेडिंग मेन हमारी यहाँ पे थी, वेरियस मेथड यूज फॉर यूरिया एस्टिमेशन, जिसमें एंजाइमेटिक थी, काइनेटिक मेथड थी। अब दोबारा से ये फिर लिख के आ रहा हूँ, इसका मतलब मैंने कुछ दोबारा से लिखे हुए देखते हैं। एस्टिमेशन ऑफ यूरिया मेथड बर्थलोट। अच्छी है, अभी मतलब इसको कैसे मतलब करते हैं लैब में उसकी बात बता रहे हैं। रिक्वायरमेंट बर्थलोट विधि द्वारा इसकी जांच कैसे होगी। रिक्वायरमेंट क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कलरीमीटर, क्यूबेट, टेस्ट ट्यूब, माइक्रोपिपेट, सेंट्रीफ्यूज मशीन, रिएजेंट। अब स्पेसिमेन के लेंगे, सीरम लेंगे। अब प्रोसीजर में देख लो, इधर ब्लैंक लेंगे, स्टैंडर्ड टेस्ट 3 ट्यूब ले लें हमने, इधर वर्किंग रिएजेंट लिख लो, यूरिया स्टैंडर्ड लिख लो, स्पेसिमेन लिख लो। वर्किंग रिएजेंट में तुम्हें पता ही सब में बराबर डालते हैं, चाहे 1 ml हो कितनी भी हो, तो इसमें 1 ml है तो तीनों में 1 ml ले लो। ठीक, यूरिया स्टैंडर्ड में ब्लैंक को खाली छोड़ देंगे, स्टैंडर्ड में डालेंगे 10 μml, टेस्ट ट्यूब को खाली छोड़ देंगे। स्पेसिमेन ब्लैंक में बिल्कुल नहीं डालेंगे, स्टैंडर्ड में बिल्कुल नहीं डालेंगे। स्पेसिमेन हमेशा किस में डालता है, टेस्ट में डालता है, तो इसमें 10 μml इसमें डाल दें। ठीक, इंक्यूबेट करेंगे 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के लिए। इसके बाद क्या करेंगे, यूरिया कलर R, इसका मतलब क्या है, यूरिया कलर R हो सकता है, यूरिया रेड कलर थी ऐसे बोल लो, नहीं यूरिया क्या है यार समझ में नहीं आ रही, यूरिया कलर R 1 ml। इसमें शायद यूरिया डालेंगे इनमें तीनों में सब में 1 ml ऐसा कर रहा है। ये कलर क्या लिख दिया मैंने, समझ में नहीं आ रही, यूरिया कलर R हो सकता है ये रिएजेंट हो, वर्किंग रिएजेंट। चलो इसको देख के बताऊँगा मैं तुमको पता करके। ठीक है ना, 10 मिनट वेट करेंगे, इसके बाद हम
इसको 600 नैनोमीटर पर मेजर करेंगे, ठीक है। या में आगे देखते हैं क्या है। या मिक्स वेल कर लेंगे 5 मिनट के लिए। फॉर इंक्यूबेशन करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर। आफ्टर इंक्यूबेशन ऐड 1 ml यूरिया रिएजेंट। अच्छी है ये, आप समझ लें ये है यूरिया रिएजेंट, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बताता रहा, ये लिख रहे हैं ना, यहाँ पर डालेंगे क्या, यूरिया रिएजेंट 1 ml इन ऑल ट्यूब, सभी ट्यूब में। एंड वेट करेंगे फॉर 10 मिनट के लिए इंतज़ार करेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ये बर्थ लोड मेथड के द्वारा यूरिया एस्टिमेशन चल रहा है, ठीक है ना। कैलकुलेशन में इसका सीरम यूरिया बराबर, मतलब हमें यूरिया की तो गणना करनी है। एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट और एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड गुणा 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मतलब जो टेस्ट वाली ट्यूब में जो एब्जॉर्बेंस है उसको लिख लेंगे और एब्जॉर्बेंस ट्राई स्टैंडर्ड की उसको लिख लेंगे, गुणा कर देंगे 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से ये निकल के आ जाएगा। नॉर्मल रेंज किसकी होती है यूरिया की, 15 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है ना। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लो इसका सिग्निफिकेंस। इंक्रीज यूरिया अगर बढ़ रहा था किस क्या क्या दिक्कत हो सकती है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी आ सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। हाई प्रोटीन डाइट, अच्छी मतलब किसकी वजह से बढ़ती है, पानी की कमी है तो बढ़ जाएगा यूरिया। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो यूरिया बढ़ जाएगा। तुम प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो, चिकन मटन पनीर ये सब ज़्यादा खा रहे हो, एग वगैरह, तो इंक्रीज हो सकता है यूरिया। किडनी डिसीज, किडनी में कोई बीमारी है तो हो सकता है। सीवियर बर्न, तुम बहुत ज़्यादा जल गए हो तो हो सकता है। कार्डियक फेलियर, तुम्हें हार्ट अटैक पड़ गया तो हो सकता है, ठीक है। डिक्रीज यूरिया किन कंडीशन में कम हो सकता है। लीवर फेलियर, मतलब लीवर तुम्हारा काम नहीं कर रहा तब। माल न्यूट्रिशन, कोई तो न्यूट्रिशन की कमी होगी तुम्हारे शरीर में, मतलब तुम प्रोटीन वगैरह खा ही नहीं रहे हो, सिर्फ रोटी से काम चला रहे हो तो कम आएगा तुम्हारे यूरिया। वेरी लो प्रोटीन डाइट, चिकन मटन नहीं खाओगे या अंडा फंडा नहीं खाओगे तो तुम्हारी जांच में जो है प्रोटीन की मात्रा कम आएगी इसमें जांच में, ठीक है ना। अब आ जाओ डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिएटिन, ठीक है ना। ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट में चल रहे, यूरिया है, क्रिएटिन है, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, क्रिएटिन इज ए बेस्ट प्रोडक्ट। क्रिएटिन क्या है, एक बेस्ट प्रोडक्ट है। फॉर्म्ड बनता है इन ए स्केलेटल मसल में ये बनता है। स्केलेटल मसल का मतलब ऐसे समझ लो, जो हमारी हड्डियों को जोड़ने में हेल्प करती है ना, वो मसल जोड़े रखती है, जो हाथ पैरों में इनमें जुड़ी रहती हैं, इनको मान के चलो तुम, ठीक। बाई क्रिएटिन मेटाबॉलिज्म, क्रिएटिन के मेटाबॉलिज्म से ये बनती हैं, किसमें, स्केलेटल मसल में। इट हैज़ नो यूजफुल फंक्शन, ये कोई ख़ास यूजफुल फंक्शन रखती है इन द बॉडी में। इट फिल्टर होती हैं बाई द ग्लोमेरुलस के द्वारा ये छानी जाती है किडनी में। फ्रॉम द ब्लड से एंड एक्सक्रीटेड, बाहर निकाली जाती है इन द यूरिन में। सिंथेसिस क्रिएटिन कैसे बनती है देख लो। क्रिएटिन इज सिंथेसाइड इन द लीवर, ये लीवर में बनती है। किडनी फ्रॉम द एमिनो एसिड, किडनी इन द लीवर और किडनी फ्रॉम द एमिनो एसिड, मतलब किडनी में और लीवर में बनती है किससे, एमिनो एसिड से। विच देन पास, जो कि पास होती है इनटू सर्कुलेशन, मतलब ब्लड की जो वेसल्स है उनके होते हुए कहाँ पहुँचती है, वेयर टू मसल में पहुँचती है। फॉर कन्वर्जन, बदलने के लिए, टू क्रिएटिन फास्फेट में बदलने के लिए कहाँ पहुँचती है, मसल में, ब्लड से होते हुए। एंड एक्ट एज एनर्जी रिजर्वायर, और ये कैसे काम करती है, एनर्जी रिजर्वायर के तरह काम करती है। क्रिएटिन फास्फेट कन्वर्टेड टू क्रिएटिन, जो क्रिएटिन फास्फेट है जो मसल्स के पास पहुंचा है, स्केलेटल मसल के पास, वो किस में बदल जाएगा, क्रिएटिन में बदल जाएगा। दिस इज रिलेटेड टू मसल, ये किससे संबंधित है, मसल मास से एंड बॉडी वेट से, ठीक है ना। जो क्रिएटिन है ये मसल मास से और बॉडी वेट से वो है रिलेटेड है, संबंध रखती है मतलब। आफ्टर फॉर्मेशन इट इज फिल्टर, ये बनने के बाद में छानी जाती है किसके द्वारा, ग्लोमेरुलाई के द्वारा। एंड सीक्रेटेड
सिक्रेटेड होती है बाय ट्यूबल्स के द्वारा, जो DCT PCT उनके द्वारा सिक्रेटेड होती है। एंड एक्सक्रीशन हो जाता है इसका किसमें, यूरिन में। ठीक, एम इसको क्रिएटिन को हम डिटरमाइन कर रहे हैं, क्यों करते हैं, डिटरमाइन ऑफ क्रिएटिन इन सीरम से इसका मतलब पता लगाते हैं। मेथड क्या है इसका, जेफेस एल्कलाइन पिक्रेट। ठीक है, जेफेस एल्कलाइन पिक्रेट मेथड से इसको जांच करते हैं। प्रिंसिपल देख लो, क्रिएटिन इन एल्कलाइन मीडियम, क्रिएटिन जो है क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करते हैं किससे, विद पिक्रिक एसिड से, टू फॉर्म और क्या बनाती है, ये रेड ऑरेंज कलर का क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है। अब रिएक्शन देख लो, क्रिएटिन प्लस पिक्रिक एसिड एल्कलाइन मीडियम में, मतलब क्षारीय माध्यम में एक क्रिया हो रही है, क्या बना रही है, क्रिएटिन पिक्रेट कॉम्प्लेक्स किस कलर का, येलो ऑरेंज कलर। ठीक है ना, अगले पेज पे चलते हैं। स्पेसिमेन क्या लेंगे, इसमें सीरम। ठीक, रिएजेंट कौन से हैं, पिक्रिक एसिड और क्रिएटिन एसिड की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्रिएटिनिन। NaOH की जरूरत पड़ेगी 5% सोडियम टंगस्टेट सॉल्यूशन 10% वाला, डिस्टिल वाटर की जरूरत पड़ेगी, सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। प्रोसीजर क्या है इसका प्रोसीजर AB में बटर देखते हैं क्या है। स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, मेक फिल्ट्रेट का मतलब है कोई छनी हुई चीज़। ठीक है ना, देखो क्या क्या है, 3 ml डिस्टिल वाटर डालो इसमें, 1 ml सीरम डालेंगे, 0.5 ml सल्फ्यूरिक एसिड और 0.5 ml सोडियम टंगस्टेट। एक टेस्ट ट्यूब में ये सब डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। देखो लेकर मिक्स वेल अच्छे से इसको मिला लेंगे। एंड क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे एट 200 RPM पर और 10 मिनट के लिए। एंड क्या करेंगे, गेट प्राप्त करेंगे, ये क्या क्लियर फिल्ट्रेट हो गए। ठीक है ना, मतलब सबसे पहला मैंने मिक्स करके इसको छान लेंगे तो मेक फिल्टर, हमें फिल्ट्रेट मिल जाएगा। ठीक है ना, आगे स्टेप 2, टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड लेवल्ड एज। 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए जैसे कि नीचे दिखाई गई। टेस्ट पे लेंगे, स्टैंडर्ड वाले लेंगे, ब्लैंक लेंगे। इधर हम लिख रहे हैं फिल्ट्रेट, जो हमें ये मिक्स करके हमने छान के जो निकाला है उसको फिल्ट्रेट। स्टैंडर्ड ले लेंगे, डिस्टिल वाटर ले लेंगे, NaOH और POH 1 ml डाल देंगे। टेस्ट वाली में फिल्ट्रेट, स्टैंडर्ड में नहीं डालेंगे ना ब्लैंक में डालेंगे। ठीक, स्टैंडर्ड में, टेस्ट वाली में नहीं डालेंगे, स्टैंडर्ड वाली में डालेंगे 1 ml, ब्लैंक वाली में स्टैंडर्ड नहीं डालते, सिर्फ स्टैंडर्ड वाली में स्टैंडर्ड डालेंगे। डिस्टिल वाटर सब में 2-2 ml, टेस्ट में 2 ml, स्टैंडर्ड में 2 ml, ब्लैंक में 3 ml। NaOH कितना 1-1 ml तीनों में डाल देंगे। पिक्रिक एसिड भी तीनों में 1-1 ml डाल देंगे। ठीक, अब और आगे देखते हैं क्या कैलकुलेशन सीरम क्रिएटिन, मतलब इसकी अब जब सब कुछ कर लेंगे तो इसकी हमें कैलकुलेशन भी तो करनी, कैसे गणना करनी। सीरम क्रिएटिन बराबर ऑप्टिकल डेंसिटी OD ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट वाली ट्यूब में थी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बटे ये भाग ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ किसकी, स्टैंडर्ड वाली ट्यूब की, गुणा 1.0। नोर इससे निकल के जो भी आ गया रख लेंगे, इनके जो भी डिटेल है वो निकल के आ जाएगा सीरम क्रिएटिन की जो भी वैल्यू। ठीक है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है सीरम क्रिएटिन की, मैन में होती है 0.7 से 1.4, वोमेन में होती है 0.4 से 1.2। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इंक्रीज क्रिएटिन कब बढ़ जाएगी, किडनी फेलियर, किडनी अगर सही से काम नहीं कर रही तो जाहिर बढ़ेगी, क्योंकि किडनी फिर पास ही नहीं करने की, उसको छानने की नहीं क्रिएटिन को, तो बढ़ जाएगी ब्लड में क्रिएटिन की मात्रा। शॉक में कोई शॉक लग रहा है तो बढ़ जाएगा। अभी ये नहीं पता कौन से शॉक में पड़ेगी, हाइपोवोलिक में या और कई टाइप के शॉक रहते हैं, मेरे नाम भी भूल गए। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, अगर जो कोई पेशाब की थैली में रुकावट हो गई है, ठीक है ना, या यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी, तो उसकी वजह से भी सीरम क्रिएटिन की मात्रा बढ़ सकती है। शरीर में पानी की कमी कम है तो सीरम क्रिएटिन बढ़ जाए। वो क्यों बढ़ जाएगी आप खुद सोचो। हम 1 किलो दूध में 1 किलो चीनी मिला देंगे तो चीनी वो गाढ़ी हो जाएगी ना हो जाएगी। वैसे 1 किलो दूध में अगर 100 ग्राम चीनी मिलाएंगे तो उसमें पता ही नहीं चलेगी। सेम वैसे ही है, बॉडी में अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो फिर
क्रिएटिन कम आया और बॉडी में पानी की मात्रा कम है तो सीरम क्रिएटिन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बढ़ जाएगी, ठीक है ना। डिक्रीज किन किन मात्रा में सीरम क्रिएटिन कम रहता है, मसल डिस्ट्रोफी, तुम्हारी मसल धीरे धीरे नष्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है, शायद उसके लिए बोल रहा है। लीवर डिसीज, लीवर में कोई बीमारी हो गई तो, क्योंकि लीवर फिर उसको बनाने के नहीं, तो खून की जांच करवाएंगे सीरम क्रिएटिन की तो उसमें आने की नहीं, ठीक है। अब ये पूरी जो है RFT मैंने पूरी पढ़ा दी है, ठीक। दूसरी तरीके से और भी है मेरे पास, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले तुम इसी को पढ़ लो, ठीक। RFT की और KFT RFT मेरे पास दोनों दो तीन टाइप से बनी हुई है, मैं सब पढ़ाऊँगा तुम्हें, लेकिन पहले इसी को देख लेना। वीडियो बंद करते हैं, ठीक, बहुत बड़ी वीडियो हो गई।